नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। 18वीं लोकसभा की शुरुआत हो चुकी है। देश के निचली संसद जहां एक तरफ विपक्ष अपने संविधान के मुद्दे को लेकर लोकसभा में वाद विवाद कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने 1975 के इमरजेंसी को काला अध्याय बताया है। देश के प्रधानमंत्री और संसद दल के नेता नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी लगने को काला दिवस बताया है। इसकी निंदा राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी की है और साथ साथ लोकसभा के नवनिर्वाचित स्पीकर ओम बिरला ने भी इसे एक काला अध्याय बताया है। इसी मुद्दे पर हॉर्नबिल टीवी ने कांग्रेस और बीजेपी का पक्ष जाना है। आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि बार बार जो है इस तरह की चीजें लेकर के आना, लेकिन पिछले 10 सालों में जो अघोषित आपातकाल लगा है उसकी क्या बात हो सकती है। आप देख रहे हैं जिस तरह से महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की समस्या है, जो मध्यम वर्गीय जो उद्योग है वो ठप पड़ा है। आज जो छात्र है वो अपने भविष्य को बनाने के लिए जो परीक्षा देता है, नीट और नेट जैसे एग्जाम जिसका पर्चा लीक हो जाता है, चर्चा इस पे होनी चाहिए। आप बार बार इतिहास के चीजों पे लेकर के जाएंगे। उस समय जो आपातकाल लगा था, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो आपातकाल उस समय नहीं लगना चाहिए था, लेकिन आज की डेट में जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है, पत्रकारों के कलम पर लगाम लगाई जा रही है, तो ये तो अघोषित आपातकाल है जो मोदी सरकार व एनडीए सरकार ने लगा के रखा है। आज जिस तरह से राहुल गांधी जी जो नीट का एग्जाम के बारे में सदन में चर्चा कर रहे थे, उनके माइक को बंद किया गया, क्या ये अघोषित आपातकाल नहीं है? ये इस तरह की एक्टिविटी बताती हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये अघोषित इमरजेंसी है जिसको देश आज भुगत रहा है। लेकिन आप जो है ये नहीं जानते हैं कि जनता यहाँ जनार्दन है। जनता को हर चीजें पता होती हैं और जनता अपना प्रतिनिधित्व चुनती है। मुझे लगता है कि जनता जो है आने वाले समय में अभी विभिन्न राज्यों के जो चुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए तैयार रहेगी। देखिए, आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का एक काला पक्ष है। उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, उस पर विचार विमर्श होना चाहिए और जनता के बीच ये बात जानी चाहिए कि जो सरकारें हैं वो मनमानी पर न उतरें, वो तानाशाही पर न उतरें, वो संविधान के साथ खिलवाड़ न करें, संविधान का मनमाने तरीके से उपयोग ना करें। इसलिए आपातकाल को लेकर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, जनता के बीच में उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और आने वाली पीढ़ी को ये बताना ज़रूरी है कि आपातकाल की जैसी व्यवस्था वो संविधान में है और उसका दुरुपयोग करेंगे तो जनता उनको वैसा सबक सिखाएगी जो इंदिरा गांधी को तब सिखाया था। लखनऊ नगर आयुक्त की स्मार्ट सिटी की बैठक के बाद शहर की सफाई को लेकर कड़े निर्देश दिए गए। 72 घंटों तक युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा और नलों से लेकर नालियों तक साफ सफाई को लेकर लगातार अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही खुद नगर आयुक्त फील्ड पर उतरकर सभी जोनों में जाकर बड़े बड़े नालों और नालियों का निरीक्षण कर रहे हैं। सभी अधिकारियों को मॉनसून से पहले निर्देश दिया गया है कि शहर में बड़े बड़े नाले और नालियों को साफ कर दिया जाए, जिसकी वजह से जल भराव न हो। इसी को लेकर के चीफ इंजीनियर के साथ अपर नगर आयुक्त भी रहे मौजूद फील्ड पर। इसी मुद्दे पर हॉर्नबिल टीवी ने नगर आयुक्त से खास बातचीत की। युद्ध स्तर पर शहर की सफाई के लिए नगर आयुक्त के द्वारा कल बैठक की गई स्मार्ट सिटी पर। इसी को लेकर लगातार रात से ही अधिकारी फॉर्म पर नजर आ रहे हैं, फील्ड पर नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नगर आयुक्त जी, इनसे बात करें। सर, कल आपने बैठक करी, उसके बाद युद्ध स्तर पर 72 घंटे तक लगातार काम करना, इस पर कैसे देखिए? माननीय नगर विकास मंत्री जी ए.के. शर्मा सर के द्वारा और ACS अमृत विजात सर के द्वारा कल बहुत ही सख्त निर्देश दिए गए हैं और उसमें 72 घंटे का अभियान चला के सारे फ्लड पंपिंग स्टेशंस को चला के देखना है और सारे पंप्स को रनिंग कंडीशन में आधा घंटा चला के उसको टेस्टिंग करनी है, सारे वर्कर्स की लिस्टिंग करनी है, कैमरेज को चेक करना है, जो फ्लोटिंग्स आए हैं वो हटने हैं। इसके साथ साथ सारे सीवर पंपिंग स्टेशन को चेक करना है और जितने भी नाले लखनऊ नगर निगम है उसकी सफाई व्यवस्था को पूरा देखना है। सिल्ट का रिमूवल है,
इसके लिए पूरे लखनऊ नगर निगम कल रात से लगा हुआ है और ये कंटिन्यूस अभियान रहेगा। ये 72 घंटे के आगे भी रहेगा जब तक हम पूरा जो लखनऊ को मैप करते हुए सारे ड्रेन कवर नहीं कर लेते हैं। इसके साथ साथ हमारे बड़े 2 मेजर ड्रेन्स है, ग्रेटर हैदर कैनाल है और हमारा है जो इसके साथ साथ किला मोहम्मदी ड्रेन है और कुकरेल है। इसको जो है ड्रोन फोटोग्राफी से हमें चेक करना है और ये सारों को हमें कम्युनिकेटिव करते हुए, ताकि जो बाढ़ आए, अगर आती है, जब बारिश एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है जिसमें एक दिन में 3-3, 4-4 दिन की बारिश गिर जाती है जो आजकल नॉर्मल देखा गया है, उस स्थिति के लिए हम लोग अपने आप को तैयार करते हैं। सर, कैसे कैसे नाले किन किन अधिकारियों को दिए गए हैं, आरआर के पास कैसे नाले दिए गए हैं और अभियंत्रण विभाग के पास कैसे नाले दिए गए, स्वास्थ्य विभाग के पास कैसे नालियाँ दिए गए, जरा थोड़ा सा बता सकते? देखिए, जो आरआर के नाले हैं वो हमारे 70 के करीब हैं और वो हमारे चीफ इंजीनियर आरआर देखते हैं, जिसमें हम लोग मैकेनिकल क्लीनिंग कराते हैं पोकलैंड और फांसी मशीन से। फिर इंजीनियरिंग के नाले आते हैं जो 450 से 500 के करीब है, क्योंकि कुछ नाले अभी और बने हैं और उसमें जो है हम लोग टेंडर के माध्यम से लेबर लगा के क्लीनिंग कराते हैं, बकेट से क्लीनिंग कराते हैं। फिर स्वास्थ्य विभाग की नालियाँ हैं, वो भी 1 मीटर तक की नाली रहती है और वो हमारी 1000 के करीब है। तो ये सारों पे स्वास्थ्य विभाग के सुपरवाइजर सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, उनके ऊपर ZSO हैं, जोनल ऑफिसर्स हैं। इंजीनियरिंग की पूरा जो डिपार्टमेंट है वो अपने इस समय नाले पे ही फोकस किया हुआ है। आरआर का जो नाले हैं वो चीफ इंजीनियर आरआर वर्कशॉप के सारे कर्मचारी देख रहे हैं। मेरे द्वारा कंटिन्यूसली जोन वाइज इंस्पेक्शन की जा रही है, सारे AMCs इंस्पेक्शन कर रहे हैं। 4 AMCs है, हर AMCs को 2-2 जोन दिए गए हैं, टोटल 8 जोन है। तो वो हम फोटोग्राफिक एविडेंस के साथ जितने भी लिस्टिंग कर रखी है नालों की, एक एक लिस्ट को टिक कर रहे हैं और एंड टू एंड उसका सर्वे कर रहे हैं, ताकि ये इंश्योर हो सके कि हर नाला साफ हो, हर ड्रेन साफ हो। थैंक यू। ये थे हमारे साथ नगर आयुक्त। साफ तौर पर देख सकते हैं फील्ड पर किस तरीके से काम कर रहे हैं और युद्ध स्तर पर जिस तरीके से काम है वो तस्वीरों पर देख सकते हैं। लगातार यहाँ पर खुद निरीक्षण कर रहे हैं अधिकारियों के साथ और जायजा ले रहे हैं और साथ ही कार्य किस तरीके से प्रगति पर है उसको भी देख रहे हैं। लगातार देखिए JCB के द्वारा जो नाले, बड़े बड़े नाले हैं, उनमें सफाई का जो काम है काफ़ी जोर शोर से चल रहा है। सभी अधिकारी फील्ड पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से इस बैठक के बाद ये कहीं ना कहीं फैसला लिया गया है युद्ध स्तर पर काम करने को लेकर, ये कहीं ना कहीं एकदम नगर निगम के लिए एक बड़े स्तर की एक योजना है। अब देखना होगा बारिश के बाद क्या तस्वीरें नजर आती है, ये देखने वाला विषय। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। सिद्धपुर नगर पालिका द्वारा अनुबंधित वीर फिटनेस ग्रुप के स्विमिंग पूल में एक नाबालिग की दुखद मौत हो गई। 16 साल के अफवान कुरैशी अपने 4 दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में तैरने गया था, जहां डूबने से उसकी जान चली गई। राजकोट अग्निकांड के बाद सिद्धपुर नगर पालिका ने वीर फिटनेस ग्रुप को नोटिस देकर स्विमिंग पूल को बंद करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद इसके स्विमिंग पूल चालू थे। CMS गोमती नगर ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर शिक्षकों के स्वागत समारोह का उद्घाटन हुआ, जिसमें शिक्षकों और छात्रों के माता पिता को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में CMS के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के योगदान को सराहा और CMS के छात्रों को उपलब्धियों की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि CMS ने शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाया है और डॉक्टर जगदीश गांधी का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। का नक्शे बना करके स्वयं अभाव में रह करके, लेकिन हजारों और लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए, उनके जीवन को उज्जवल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया और डॉक्टर जगदीश गांधी जी के साथ मिलकर के CMS संस्था की स्थापना की। मैं इसके नहीं कर सकता हूं। आज डॉक्टर जगदीश गांधी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उस सब के बावजूद डॉक्टर भारती गांधी जी ने
जिस जुझारूपन से लगातार सीएमएस को एक संबल देकर के आज एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, आज कहा जा सकता है कि प्रदेश की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था में सीएमएस का अपना एक अलग स्थान है। सीएमएस की संस्थाओं में जब मैं आता हूं तो मुझे डॉक्टर जगदीश गांधी जी का स्मरण होता है और उनका वह विनम्र लेकिन जुझारू चेहरा और व्यक्तित्व हम सबके सामने कोपते हुए दिखाई देता है। मुझे लगता है उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में कभी हिम्मत नहीं हारी, लगातार कार्य करते रहे, मानवीय संवेदना के साथ जूझते रहे, परिस्थितियों से विपरीत परिस्थितियों से कभी नहीं हारते थे। उनकी यशोगान को एक लंबे कालखंड तक इन संस्थाओं से निकले हुए छात्र छात्राओं के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाता रहेगा। और इसीलिए इन बातों को बहुत ज्यादा महत्व देते हुए हमें अपने उन संस्थापकों के प्रति सम्मान का भाव रखना ये महत्वपूर्ण है। और इसलिए डॉक्टर जगदीश गांधी जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं आज यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज जब यहाँ पर प्रधानाचार्य और शिक्षकों के सम्मान। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से है, जहां थाना दरगाह शरीफ क्षेत्र के अंतर्गत भींगा रोड स्थित आसाम चौकी से लगभग 200 मीटर दूर आलू स्टोर के बगल में पड़े मैदान की झाड़ियों में मानव कंकाल बरामद हुआ, जिस बात की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई। मानव कंकाल मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस द्वारा कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरा नाम रबीउल्लाह है, मैं दरगाह का रहने वाला हूँ। मैं बाडी उठाने गया था, आसाम चौकी से आगे 200 मीटर करीब बाएं हाथ पे फील्ड में कंकाल पड़ा हुआ था। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने मुझे बुलाया, मैं उठाने गया। कौन हो आप? मैं दरगाह में रहता हूँ, मैं बाडी उठाता हूँ। जब साहब मुझे बुलाया तो मैं उठाने गया। कहाँ मिला है ये कंकाल? ये झाड़ी में पड़ा था। कहाँ पर? वही फील्ड में, वही आसाम चौकी से 200 मीटर दूरी, वो बाएं हाथ फील्ड पड़ी हुई है। वहीं आलू स्टोर के बगल में आगे फील्ड पड़ी, वहीं मिला है। क्या लग रहा है, महिला है पुरुष है, क्या लग रहा है? ये नहीं पता साहब, महिला कंकाल बचा है। हाँ, कंकाल केवल, बाकी कुछ नहीं। जानकारी कैसे हो पाई? अभी ने पुलिस को जैसे सूचना मिली हमें बुलाया, हम गए उठाने। हमको नहीं पता कैसे। ये हम गए करीब, मुझे उठाने गए। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी के खिलाफ शनिवार को मानहानि का मुकदमा दायर किया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने मामले को 23 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। अदालत ने पाया कि पता गलत पाए जाने के कारण समन की तामील नहीं की गई। हालांकि आतिशी अपने वकील के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुई। शिकायत की एक प्रति अदालत में मौजूद उसके वकील का दी गई। इस पर बोलते हुए बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि समन भेजा गया था और आज आतिशी के एक वकील शारीरिक रूप से उपस्थित थे और दूसरे वीडियो कॉन्फ्रेंस में के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख 23 जुलाई है और उन्हें उम्मीद है कि आतिशी न्याय से नहीं भागेंगी और उस दिन अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित होंगी। डिफेमेशन केस जो आपने फाइल किया है सर, उस पर आज से कोर्ट में क्या सुनवाई होगी? देखिए, आज हमने समन भेजा था, कोर्ट ने भी समन भेजा था। उसके बाद आज आतिशी के एक एडवोकेट इन पर्सन और एक एडवोकेट जो उनके मेन एडवोकेट हैं वो वीसी के थ्रू पेश हुए हैं और उनको कोर्ट ने बता दिया है कि अब अगली तारीख 23 जुलाई रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आतिशी न्याय से भागेंगी नहीं और कोर्ट में 23 जुलाई को आएंगी। सर, ऐसा भी कुछ सुनवाई के दौरान सामने आया कि अभी जो समन भेजे गए थे वो अनसर्व्ड लौट आए क्योंकि एड्रेस जो था वो सही नहीं था। देखिए, दो बातें हैं इसमें। कोर्ट ने और हमने दोनों ने
एक ही एड्रेस पे समन भेजा था। ये हमारी भी जानकारी में यहां आके आया कि कोर्ट वाला समन नहीं पहुंचा, हमारे वाला समन पहुंचा, वो अपीयर हुए। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि समन और केस की जानकारी दोनों उनको हैं और आज उनको हमारे एडवोकेट ने सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए हैं। तो अब तय है कि 23 जुलाई को आतिशी जी को कोर्ट आना पड़ेगा। तो क्या सर दोबारा से आप लोगों से कहा है कि भी उनका जो सही एड्रेस है वो कोर्ट को मुहैया कराएं आप? देखिए, कोर्ट ने हमें एक एडवाइस दी है हमारे एडवोकेट को कि आप कोशिश करें जल्दी से जल्दी कोर्ट में जो बिल्कुल प्रॉपर एड्रेस है वो दे दिया जाए। इसमें मेरा एक बात कहना है, आतिशी दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और एज पर रिकॉर्ड उनका जो मथुरा रोड का एड्रेस है वो कानूनी रूप में वैलिड एड्रेस होना चाहिए। तो इसके अलावा और कोर्ट ने क्या कहा है? उनको अभी कोई पेश होने का ऐसा निर्देश तो नहीं है? अगली सुनवाई के लिए अगली तारीख ही तय की गई है केवल। डेफामेशन सूट में ये जरूरी होता है कि अक्यूज्ड हैज टू प्रेजेंट इन पर्सन। अक्यूज्ड को स्वयं कोर्ट में आना होता है। डेफामेशन केस में ये मैंडेटरी है, ये एक क्रिमिनल केस है, इसलिए इसमें आतिशी जी को आना तो पड़ेगा। ज्यादा दिन भाग नहीं पाएंगी ट्रायल कोर्ट से। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।